बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में दो तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी के उस इशू की जो वो सबसे ज़्यादा जिससे वो सफ़र हो रहा है। पानी का इशू है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर ज़रूरी मकासद के लिए जो पानी है उस पानी की अवेलेबिलिटी काश्तकारों तक, किसानों तक एक बड़ा अहम मौजू है। इस पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह किसान को अपनी ज़राअत की, अपनी फसलों की आबियारी के लिए जो पानी दिया जाता है, उसे जो पानी मिलता है वो किन किन मराहल से गुज़र के उस तक पहुंचता है और उस पानी को जो उसका जायज़ हक़ है उसको लेने में उसको कितने जतन करने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है और ये कैसे एक माफिया है जो इस पानी पर भी काबिज़ है और पानी आम आदमी जिससे अपनी फसलों को सराब कर सके उस तक कैसे पहुंचता है। इस मौजू पर बात करेंगे और साथ जो हमारे जारी मौजूआत हैं उन पर भी बात करेंगे जो महकमा सेहत के मौजू हैं। ख़ास तौर पर आज हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे कि और साथ साथ उन ड्रग आइटम्स की बात करेंगे जो कंट्रोल्ड अद्वियात हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं और उसके बाद स्मगल होती हैं। इसमें कौन कौन ज़िम्मेदार है, पिछले प्रोग्रामों में हमने बात की थी। आज ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे ड्रैब के CEO का, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं ड्रैब के आसिम रऊफ़ साहब, जो कि सारे इस मामले के असल ज़िम्मेदार हैं, असल किरदार हैं। उन्होंने अब तक जानते बूझते हुए और हमारे प्रोग्रामों में नोटिस दिलाने के बावजूद, तवज्जो दिलाने के बावजूद और कमिटमेंट करने के बावजूद उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है और उनका रवैया क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हम महकमा आबपाशी से। अच्छा, मेरे साथ राना कामरान साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। इन्होंने इस मामले पर खसूसी तौर पर तहकीक की है और ये बताते हैं कि किस तरह ये पानी जो है वहाँ पे जो महकमा नहार की जो ज़िम्मेदारी है कि वो काश्तकार तक पानी प्रोवाइड करे काश्तकार को उसके राइट के मुताबिक, और इसमें किस तरह बदनज़मी, बद इंतज़ामी, घपला और करप्शन होती है, ये राना साहब ने इस पर तहकीक किया। राना साहब, ये क्या इशू है, किस तरह होता है? हनीफ साहब, ये एक ऐसा इशू है जिस पे छोटा और बड़ा ज़मींदार दोनों बता देने पर मजबूर हैं और ये एरीगेशन ने ऐसा इसको प्लान किया हुआ है, महकमा एरीगेशन ने, कि यहाँ पे ना छोटा ज़मींदार इनकी मर्ज़ी के बगैर पानी ले सकता है, ना बड़ा ज़मींदार इनकी मर्ज़ी के बगैर पानी ले सकता है। और इसके अलावा ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है कि देहात में, गाँव में किसी बंदे के पास भी आप चले जाएं तो आपको ये चीज़, इसके तो बड़े वाज़ेह ओपन सबूत हैं इसके। अख्तर मलिक साहब सब इंजीनियर हैं महकमा नहार के, फोर्टाबाद से। उस इलाके में ख़ास तौर पर ये पानी का इशू रहता है और हर साल ये भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अख्तर मलिक साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं ज़रा स्टोरी इस्टेब्लिश कर लूँ। अख्तर साहब, आप मेरे साथ हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये राना साहब कह रहे हैं कि ये इस इलाके में जो पानी है, जो ज़िम्मेदार का हक है, उस तक हक पहुंचने के लिए एक मुनज़्ज़म जाल बिछाया जाता है महकमा नहार की तरफ से। एक माफिया है जो पैसे लेकर और रिश्वत लेकर वो पानी उस तक प्रोवाइड करता है और ये रिश्वत देने में इनके बकौल के जो बड़ा ज़िम्मेदार है वो भी रिश्वत देता है और जो छोटा ज़िम्मेदार है वो भी रिश्वत देता है। आप क्या कहते हैं इस पर? इस किस्म के ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई भी चैनल जो है उस पे PMIU चेकिंग कर रही है। हर हफ्ते 10 दिन के बाद PMIU की चेकिंग होती है। टेल्स पे गेजेस हैं, हेड्स पे गेजेस लगी हुए हैं, वो हर वक्त जा रही हैं गेजेस अपना PMIU के पास भी, हमारे सेक्रेटरी साहब के पास भी, हमारे SC और एक्सीएंस के पास भी। आपका रिकॉर्ड बिल्कुल शफाफ और अपडेट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, पानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर किसी को उसका हक मिल रहा है और पानी चोरी इस इलाके में वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब जरा हम ये राना साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब, इनका रिकॉर्ड तो अख्तर मलिक साहब का जो सब इंजीनियर है बड़ा शफाफ है, अपडेट है। वो कहते हैं चोरी हो रहा है पानी, इसमें शक नहीं, लेकिन जिम्मेदारों से रिश्वत वगैरह तो नहीं ली जा रही। नहीं हनीफ साहब, हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। अख्तर मलिक साहब बताइए कि क्या आप चोरी पानी हो रहा है, ये तो आप मानते हैं ना कि पानी चोरी हो रहा है? हनीफ साहब, मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आप अख्तर मलिक साहब से पूछिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ। राना साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या पानी वाकई चोरी होता है, ये बात तो आप मानते हैं? ये बिल्कुल होता है और उसकी बकायदा रिपोर्टिंग हो रही है। एक महीने के 100-150 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा, अब आपके जो ज़ेरे इंतज़ाम इलाका है हाकड़ा नहर का, इस वक्त चूँकि फसलें काश्त हुई हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है,
तो ये गुज़श्ता जी, 2 जी। माह में कितने पर्चे आपने दर्ज करवाए हैं पानी चोरी के? पानी चोरी की ब्रॉडकास्ट जो है वो सच वो मेरे एंड पे नहीं होते, वो एसडीओ साहब, एचसीएन साहब और इधर ऊपर चले जाता है। मेरी रिपोर्टिंग है, सब इंजीनियर के जिम्मे रिपोर्टिंग है। अच्छा, और मैं आपके सैकड़ों जिम्मे- रिपोर्ट कर जी। मैं सैकड़ों केसेस रिपोर्ट कर चुका हूँ इस सीजन के भी। आप सैकड़ों केस रिपोर्ट कर चुके हैं और राणा जी, साहब जी। आगे कुछ और कहना चाह रहे हैं। राणा साहब वो तो कहते हैं कि मेरा जिम्मा पर्चा करवाना नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूं कि ये चोरी हो रही है। अब आप ये बताएं कि ये चोरी कैसे, चोरी को तो एक अलग इशू है, अब ये बताएं कि ये आम जिम्मेदार जो है, आप कहते हैं बड़ा जिम्मेदार भी पैसे देता है, छोटा भी देता है, ये कैसे देता है आप बताएं जरा। अनीस साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अख्तर मलक साहब, चूँकि ये अख्तर मलक साहब ही मेन किरदार हैं वहाँ पे इस वक्त, और अख्तर मलक साहब ही फ्रंट, और इनके भी आगे फ्रंट मैन हैं। जो हमारे पास इतलात है वो अख्तर मलक साहब मेन रोल है और उसके आगे इनके फ्रंट मैन है, और ये हिस्सा मुताबिक जुस्सा जो एसडी और एक्सीएन वगैरह को, ये सबको मैनेज अख्तर मलक साहब ही करते हैं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि बड़ा ज़मींदार पानी चोरी करने के पैसे देता है और छोटा ज़मींदार अपना हक लेने के लिए पैसे देता है। ये एक ऐसा टेक्निकल इशू है कि ये मोगा थोड़ा सा जो इनके जो लोग हैं, जब ये मोगा है वहाँ पे ये मोगा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जब ये मोगा ऊपर करते हैं तो पानी कम आगे जाता है, उससे जो ज़मींदार का असल मकसद है वो हल नहीं होता, और ये उसी से ही सारी गेम इनकी आगे चलती है। और उसके बाद ये फिर बड़े ज़मींदार को पानी ज़्यादा देते हैं, वो चोरी करता है। अब देखें कि सैकड़ों केस ये अख्तर मलक साहब कर चुके हैं, लेकिन इसको बताएं कि ये मेन जो 10 टॉप 10 केस हैं इनके, उनका ये मेंशन करें कि कौन से ऐसे 10 केस हैं जिनको अभी तक इन्होंने और जिनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट किया है। अख्तर साहब ये जरा बताइए कि कोई, आपने कहा कि आप सैकड़ों केस रिपोर्ट कर चुके हैं, महकमा अनहार ने आपके सर्कल के अंदर कोई 10 जिम्मेदार बता दें जिन पर ये गुज़श्ता 1 माह में पानी चोरी का पर्चा दर्ज करवाया। ये जो हमारी तरफ से रिपोर्ट्स जाती हैं ना, ये बाई नेम नहीं होती, क्योंकि हमारे पास उस वक्त बाराबंदी या कोई ऐसा जो हमारे ये नहीं पता होता कि कौन बंदा चोरी कर रहा है। अच्छा, वो हम टाइम दे देते हैं उसके फलां वक्त से ये वाटर थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है, उस पर हमारा रेवेन्यू स्टाफ जो है, जिलेदार, पटवारी वगैरह, वो साइट पे जाते हैं, वहां से वो असेसमेंट करते हैं कि कितना रकबा उसने खराब किया। अच्छा, चले। और वो जो नाम देते हैं उस पर कार्रवाई हो जाती है। आप किसी 2 बंदों का, राणा साहब पूछ रहे हैं, को 2 बंदों का बता दें जिनके खिलाफ पर्चा किया आपने। ये अभी रिसेंटली मैंने अपना थाना रोड में कोई 1 हफ्ता पहले इब्राहिम के नाम पे हुई है FIR। ये किस FIR करवा के आया हूँ। ये किस गांव का जिम्मेदार है, किस और इसकी चक का जमीन जिम्मेदार है, कितनी है? कितनी जमीन है? ये इसका गाँव तो 99 है, 299 299। 299 का रहने वाला था। अच्छा, उसने बजरिया लिफ्ट पंप पानी चोरी कर रहा था, उसको अपना उस पे FIR दी है। वो थाना वो रोड कैसे में पानी रजिस्टर्ड चोरी हुई है। कर रहा था? इसने को मोगा तोड़ा था या पाइप लगाया हुआ था? लिफ्ट पंप, बजरिया लिफ्ट अच्छा, पंप लिफ्ट पंप पानी चोरी कर रहा था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आउटलेट्स की, मोगों की, जो मोगे तोड़े जाते हैं बकायदा, वो जिनको मोगा। आप बात तो सुन लें अख्तर साहब, अख्तर साहब आप बजरिया बात तो लिफ्ट सुन पंप लें। होता है, बजरिया पाइप, सैफल पाइप होता है, और बजरिया टेम्परिंग होता है। अच्छा अख्तर साहब, आप ये बताइए, चले जी, जी। इस पे मेरी आवाज आपको अगर ज्यादा क्लियर आ रही है तो मैं आपसे पूछ आपकी लेता हूँ। आवाज आ रही है, मुझे उनकी आवाज अनीस साहब, नहीं आ मैं रही। गुजारिश करूंगा कि अख्तर मलक साहब से पूछें कि मोगे का रेट क्या चल रहा है आजकल। आजकल रेट क्या चल रहा है? महकमे ने क्या रेट रखा हुआ है? कितने पैसे लेकर मोगे का साइज एडजस्ट जी, किया जाए? एज सच इस किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, हर किसी के आउटलेट्स अपने उसके डिजाइन के मुताबिक लगे हुए हैं। जो एक मौके पे कितने लोगों की जमीन होती है कम से कम? मुख्तलिफ होते हैं, किसी पे 50 की है, किसी के 100 पे है, किसी पे 200 की होंगी। हम एवरेज लगा लेते हैं कि एक मौके पे अगर 100 जिम्मेदार है तो वो 100 के 100 भत्ता इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और चंदा इकट्ठा करके वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और वो फिर जब आपको पैसे मिलते हैं एक मौके के 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, ये रेट जिम्मेदारों ने बताया जो रेट है, और आपको दिए भी हैं। आज भी आपके साथ लोगों ने रब्ता किया है, कुछ लोगों ने आपके साथ एहतजाज किया है कि हमारे पैसे चले गए हैं, अभी तक पैसे तो आपने वसूल कर लिए हैं लेकिन मौके की एडजस्टमेंट नहीं की। आपने उनसे कमिटमेंट की है कि 1-2 दिन ठहर जाएं, ये ज़रा इशू ठंडा पड़ जाए फिर कर देते हैं। तो ये सारे के सारे लोग, 100 लोग या 150 लोग एक मौके के हैं, वो सारे के सारे आपके खिलाफ कैसे हो गए? नहीं, मेरे खिलाफ बिल्कुल ही नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है, ना मैंने किसी को कोई ऐसी कमिटमेंट की है कि मैं 1 दिन ठहर जाए, 2 दिन ठहर जाए।
जो भी आउटलेट जो भी खराब होता है उसकी बर्बादी अच्छा, ये तो बड़े ये बड़ा और उसको मरम्मत भी किया जा रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जिन मोगों को आप मरम्मत कर रहे हैं, मरम्मत के नाम पे उनकी आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और ये तो ऐसा ओपन सी नहीं कर अच्छा रहे हैं, उसके हम जो भी उसमें खराबी अख्तर कर साहब, रहा है ना अख्तर साहब, उसको ठीक कर रहे हैं। आप जो खराबी कर रहा है ना, आपको पता है ना लोग खराबी जी। कर रहे हैं, जी जी, उन खराबी करने उसकी वालों के खिलाफ क्या रिपोर्ट एक्शन की लिया? जाती है, पहले उसकी रिपोर्ट की जाती है, एसडीओ साहब उसको कंफर्मेशन करते हैं अच्छा, और उसके बाद हम उसको रिपेयर कर अब देते हैं। आप इस वक्त जिस मौके पर मौजूद हैं और वहां पे उसको ठीक कर रहे हैं आप, उसका जिम्मेदार जी। कौन है? जी जिस मौके पर इस वक्त आपने कहा कि आप मौके पे मौजूद हैं और उसको जी। ठीक करवा रहे हैं, इस मौके को खराब किसने किया है? ये तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, पिछली रात में वो हुए हैं, उसकी रिपोर्ट कर दी है हमने। और इसी वो मौके से जो है, इसी मौके से वो जिलेदार साहब और रेवेन्यू स्टाफ हमारा जाएगा, हमारी रिपोर्ट के बाद वो उधर से तहकीकात करेगा, जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई महकमे का बंदा भी ऐसा है जो पानी चोरी करवाने पे जिसके खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई हुई हो? गुज़श्ता 2 माह की बात जी, कर रहे हैं। जब कोई महकमे का बंदा उसमें मुलव्वस होता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। कोई हुआ है वैसे ऐसा, या महकमा सारा पाकबाज है? नहीं, इस वक्त क्योंकि हमें जो अभी भी ये हमें मेरे मेड और बेलदार ने रिपोर्ट की है कि फला फला आउटलेट जो है उनका ये साइज बढ़ा दिया गया है, और उनकी रिपोर्ट पे भी हम उधर आए हैं और उस पर हमने कार्रवाई की है। अब इस वक्त आप किस गांव में किस मौके पर मौजूद हैं? जी, मैं वो मौके मैंने रिपेयर कर लिए हैं और मैं कौन वापस से? अपना मैं वही पूछ रहा के लिए रवाना हूँ, हूँ, कौन रास्ते से? में हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, किस गांव के कौन से मौके रिपेयर वो किए? थे 301 के थे। 301 का, और किस गांव का? जी जी, दोनों 301 के थे। दोनों 301। अच्छा सर, ये वाश क्या है? ये जो ये वाश इकट्ठी होती एक है, कहते हैं कि हमें जिम्मेदार वाश इकट्ठी करते हैं जी, ये वाश क्या होती है? ये हमें उसका नहीं, जो करते होंगे हुए उनको खबर होगी कि वो क्या करते हैं। ये आप चूंकि हमारा जिम्मेदारों के साथ डायरेक्ट वाबस्ता हैं, मैं भी एक काश्तकार फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, जी, जी, तो जी, मुझे इन जी। सारी इस्तिलाहात का अगर पता है, तो आप तो उस इलाके में मौजूद भी हैं, महकमा नहर को डील कर रहे हैं, जिम्मेदारों के जी, साथ जी। रोज आपका वास्ता रहता है, तो आपको नहीं जी, पता जी। कि वाश क्या होती है? नहीं, हमारे इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं यूज होती इरिगेशन में, तो इरिगेशन की बात नहीं कर रहा मैं, इरिगेशन की बात नहीं कर रहा मैं, जिम्मेदारों की बात जी। कर रहा हूँ कि आप जिम्मेदार फैमिली से, काश्तकार फैमिली से, जिम्मेदारों से आप उनको पता होगा कि ये क्या किसको। आपका बैकग्राउंड क्या, आप काश्तकार फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते? मैं बिल्कुल काश्तकार फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। काश्तकार फैमिली से आपका जिम्मेदारा ताल्लुक किया है। मैंने अपने हाथों से। ठीक है, आप चूंकि सारा दिन आप रहते ही काश्तकारों के दरमियान है ना, तो जी, काश्तकार तो बिल्कुल। बड़े ओपन खुले डुले लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, वो बात करते हैं कि यार रात मस्जिद में ऐलान हुआ था कि मोगे के लिए वाश इकट्ठी करनी है, तो ये मस्जिद में ऐलान होता है मोगे के लिए वाश इकट्ठी करने का, तो ये सारे गांव सुनता है, पूरा इलाका सुनता है, मैंने अकेले तो नहीं सुना, आपने भी सुना होगा। और अख्तर मलिक साहब का नाम लेके हमने जो थोड़ी वो कोई ऐसा ऐलान करवाना होता है या कोई हम थोड़ी ऐसा ऐलान कर रहे हैं, हम तो एक मोगे को डिजाइन पे लगा रहे हैं। मेहरबानी करें, ये सब लोग अपना उसको अपने हाथ के मुताबिक पानी लेते रहे, ना इनको कोई परेशान करता है, ना इनको कोई इस पे हम कोई इनको रजिस्ट कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीज करें। कंक्लूड करते हैं इस बात को कि ये जो जिम्मेदार जो सैकड़ों की तादाद में जो बयानात दे रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं, मीडिया तक पहुंचाई जा रही है बात, पिछले साल भी ये वाक़या हुआ था, आपको इल्म है ना कि पिछले साल भी लोगों ने एहतजाज किया था और आपके खिलाफ किया था, फिर उस वक्त ये मौके फिर दोबारा एडजस्टमेंट की गई, हुआ था ना ऐसा वाक़या? ना तो उस वक्त कोई एडजस्टमेंट की थी, तो ना ही अभी इस वक्त कोई एडजस्टमेंट का है। पिछले साल issue पिछले साल जब ये वाक़या हुआ था ना, लोगों ने एहतजाज किया था ना इस बात पे, जी बिल्कुल। और फिर यहाँ लाहौर से भी टीम गई थी। एक टीम आई थी, टीम आई थी ना? चेक अच्छा। किए थे, इनको सामने खड़े करके वो चेक किए थे। ठीक है। कोई भी आउटलेट ऐसा नहीं आया था जो अपने हक से काम लगा हुआ हो। ठीक है। अब पिछले साल भी एक वाक़या हुआ, इस दफा भी यही हो रहा है, क्योंकि फसल की काश्त का टाइम है ना, कि ये हुस्न इत्तफाक है कि पिछले साल भी आपका नाम आ रहा था, अब भी आपका नाम आ रहा है। पिछले साल भी मैं था इधर और इस साल भी मैं हूँ, मैंने मौके अपने डिजाइन पे लगाए हुए हैं। ये प्रोग्राम से पहले आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दे, आप मुझे बता रहे थे कि जिन लोगों के पैसे आए हुए हैं हम वो वापस कर देंगे पैसे, ये क्या बात? क्यों, किसके आए हुए हैं? किसी आपने के कहा। मेरे पास कोई पैसा नहीं आया हुआ। मैंने आपसे यही कहा था कि खुद अगर किसी ने मुझे दिए हुए हैं तो मेरे से मांग ले।
और ये जो जिम्मेदारों के तमाम मोगे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये एन मेरिट पे हो रहे हैं ये आपके ख्याल में? कोई, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सारे के सारे लोग जो हजारों की तादाद में बनता है आपके एरिया में जितने चकूक है, ये बिला वजह एहतजाज कर रहे हैं लोग? नहीं नहीं बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया अख्तर बिल्कुल। साहब जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहसिन लगारी साहब, वजीर आबपाशी हैं पंजाब के। उनसे इस इशू पे बात करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरदार साहब, ये जब भी फसल काश्त करने का मौका आता है तो आम आदमी ज़िम्मेदार बेचारा परेशान हो जाता है, उसको पानी नहीं मिलता उसकी ज़रूरत के मुताबिक। और बल्कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं राना कामरान साहब, वो तो ये अभी कह रहे थे कि ये ज़िम्मेदार का ये इशू है कि बड़ा ज़िम्मेदार भी महकमा नहार को रिश्वत देता है पानी के लिए और छोटा ज़िम्मेदार भी देता है। बड़ा ज़िम्मेदार पानी चोरी करने के लिए देता है और छोटा ज़िम्मेदार अपना हक लेने के लिए देता है। सर ये क्या हो रहा है? आपने बड़ी नमक मिर्च मसाले वाली बात की है। मुझे बताएं कौन मुझे रिश्वत दे रहा है, किसी एक बंदे का नाम मुझे बता दें, उससे कन्फ्रंटेशन कर लेते हैं। कतई तौर पर सर आप गलत समझे, मैंने आपका नहीं कहा कि आपको रिश्वत देता है, मैंने कहा बिल्कुल सीधा सीधा मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं रिश्वत दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ब्लेम आपको नहीं कर रहा, ना आपका ऐसा किरदार है, बिल्कुल ऐसा नहीं। जाती तौर पर भी आपको जानते हैं, आपके हवाले से ये बात नहीं कर रहा मैं महकमा अनहार के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उसकी नीचे जो इसकी पूरी की पूरी सिस्टम है। जो बल्कि ये राना साहब तो कह रहे थे कि मस्जिदों में ऐलान होता है कि वाश इकट्ठी करते हैं जिम्मेदार मोगे के लिए, कि पैसे इकट्ठे करने हैं, एसडीओ को देने हैं, सब इंजीनियर को देने हैं, फिर मोगा ठीक होगा। कौन साहब, आप अगर वो मेहरबानी करके मुझे नाम बता दें, इसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि कौन जो है इस तरह करके ऐलान करके ये पैसे इकट्ठे कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, ये हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, कहीं पे कोई लोग ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन अक्यूज करते हुए अगर आप मेहरबानी करके स्पेसिफिक नामों के साथ चलेंगे तो फिर या बता दें कौन सी नहर के ऊपर कौन सा वो, तो वी विल इन्वेस्टिगेट दैट। आपकी बात में नमक मिर्च मसाला तो खूब लग गया, लेकिन थोड़ा सा शायद हकायक से मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल नमक मिर्च मसाला हम अलहदा कर देते हैं, जो बिल्कुल असल इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। सर आपने बजा फरमाया कि आप नाम लें, ये हाकड़ा नहर है फोर्टाबास में, HR नहर, हाकड़ा नहर आप बेहतर जानते हैं। अख्तर मलिक साहब हैं, मैंने अभी उनसे भी बात की, उनके ज़ेरे कंट्रोल अख्तर मलिक साहब सब इंजीनियर हैं, उनके ज़ेरे इंतज़ाम जितने भी चकूक आते हैं फोर्टाबास से लेकर जिम्मेदारों में मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि पैसे इकट्ठे करें जी मोगे के लिए, वाश इकट्ठी करें और फिर इनको दें। इन्होंने आगे फ्रंट मैन रखे हुए हैं, उनके ज़रिए 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर मोगा ले रहे हैं सर ये, और ये सारे के सारे जिम्मेदार करवाता हूं जी। मैं आज की छुट्टी का दिन है, कल मंडे को सुबह इंशाल्लाह ये ऑफिशियली वी विल इन्वेस्टिगेट दिस। ये भी आपने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज छुट्टी के दिन के बावजूद अख्तर मलिक साहब इतने जिम्मेदार हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं, मोगे ऊपर भी करवा रहे हैं और नीचे भी करवा रहे हैं, क्योंकि पैसे लिए हुए हैं सर। फिर वो आपने तो फिर से वही नमक मिर्च वाली बात कर दी। ऑफिशियल अगर कोई चीज नोटिफिकेशन निकलनी है उसकी इंक्वायरी की, तो वो दफ्तर के अंदर से मोहर, डायरी नंबर, वो सारा होके ही होगा ना। जी बिल्कुल सर, आपने ये बड़ा अच्छा बात की कि आप इन्वेस्टिगेट करें, इसके हम भी यही चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करें, जिम्मेदारों की भी सुने, उन लोगों की भी सुने जिनको पानी नहीं मिल रहा, अपने महकमे की भी बात सुने। और हमने जिन लोगों की बात की है पिन पॉइंट, अख्तर मलिक साहब जो सब इंजीनियर हैं, जिनका लोग डायरेक्ट नाम लेकर कह रहे हैं कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम यही आपसे तवक्को रखते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होगा और कुछ दिनों बाद आप इसकी डिटेल रिपोर्ट भी ले लीजिएगा। बल्कि मेरी तो राय भी है, और इस प्रोग्राम के तवसत से कुछ जिम्मेदारों ने भी यही रिक्वेस्ट की आपसे कि आप उस इलाके में अगर एक खुली कचहरी लगा लें, जिम्मेदारों की बात भी सुन लें और महकमे के लोगों को भी आमने सामने बिठा लें, तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये सर बड़ा ओपन सीक्रेट है वहाँ पे। जरूर जरूर जी, जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, आपने टाइम दिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब, और हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में वैक्सीनेशन के बारे में और हेल्थ के हवाले से जो दीगर इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए थे इंट्रो में उस पर। डॉक्टर साहब,
वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में ये भाम का शिकार है, मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं इसके हवाले से। पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस हवाले से तजब्ज़ब का शिकार है सोसाइटी, और कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इसका नुकसान डिस्कस हो रहे हैं, फ़ायदे की बात भी की जा रही है। आप इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ कंपनीज़ की, इस वैक्सीनेशन के बारे में क्या आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा कि जब अभी पोलियो की जो आपको पता है वैक्सीनेशन चल रही है, उसके ऊपर भी लोग जो हैं वो भाम का शिकार होते थे। उससे पहले जितनी सारी वैक्सीनेशन थी, लोग कहते थे जी ये फ़लाँ साजिश है, फ़लाँ है। तो सेम इज़ द केस। हमारा मसला बेसिकली तालीम और उसका शऊर का है कि हमें वो नहीं है। अदरवाइज़ जो कोरोना की वैक्सीनेशन है ये हर बंदे को करवानी चाहिए। और जो चले मान लेते हैं बात, हमारे यहाँ तालीम का इशू है, शऊर की कमी है। यूरोप में भी इसके खिलाफ बातें हो रही हैं, वहाँ पे नो मास्क नो वैक्सीन की तहरीकें उठ रही हैं, वहाँ पे मुजाहरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल तहरीकें उठ रही हैं, लेकिन बात यह है कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम तो बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, हम बात करते हैं साइंस की, या फिर कोई अगर किसी के पास कोई इसका सबूत है कि जी कहीं पे वैक्सीनेशन लगवा के किसी को कुछ हुआ है। देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप एक दवा जो है वैक्सीन की मैं बात नहीं करता, मैं चलें दवा की बात करता हूँ, उसमें अगर आप 10,000 में से एक किसी बंदे को कोई साइड इफ़ेक्ट आया है, एक तो वो रिपोर्टेड होता है। इसी तरह कंपनीज आर बाउंड के, वो ऐसा सीना बसीना नहीं होता, सीना बसीना नहीं होता, वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होता है। यहाँ पर जितनी सारी कहानियाँ हैं वो सीना बसीना चल रही हैं, और सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोग यकीन करते हैं, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात सोशल मीडिया पे खास तौर पर इस पे बड़ी कंपेन चल रही है कि वैक्सीन ना लगवाई जाए। बल्कि वो एक तो आपने भी वीडियो देखी होगी, वीडियो चल रही है बाबा जी को वैक्सीन लगाने के बाद वो मकनातीस यहाँ पे लगा के देख रहे हैं कि ये इस पे मकनातीस अटैच हो रहा है, और ख़ास तौर पर इससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि कुछ चिप है इंसानी जिस्म में, और इस तरह का कोई बातें हो रही हैं। ये क्या? देखें हमारे यहाँ आपको पता है कि जो भी चीज़ होती है उसको सोशल मीडिया के ऊपर ना एक सनसनी खेज़ जो है बना के पेश किया जाता है। वो जो वीडियो जिन्होंने भी बनाई है, वो जो साहब हैं वो काफ़ी बारिश आदमी लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इस तरह की जो चालें हैं उनका शिकार कैसे हो जाते हैं। जो चिप उन्होंने लगाई है, जो मकनातीस लगाया, वो अगर आप वैसे ही एक आप यहाँ पर अगर सिरिंज के साथ एक प्रिक करेंगे, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप चिपकाएंगे वो फर्दर टाइम बिंग चिपक जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें। तो वो बाबा जी ने एक ट्रिक दिखाया, और ट्रिक दिखा के हमारे यहाँ आपको पता है ना वो झूठी चीज़ों को भी लोग जो है फैब्रिकेट करके अपने लाइक्स और कमेंट्स और चीज़ें वायरल करने के लिए जो है वो बना देते हैं, या फिर सनसनी फैलाने के लिए। और सोशल अदरवाइज ऐसी कोई चिप का कोई सीन नहीं है मेरे ख्याल में। वैक्सीनेशन देखें, गवर्नमेंट इतनी महंगी वैक्सीनेशन बेशक डोनेशन में आई हुई है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि आपको मिल रही है, और इस वबा से छुटकारा हासिल करने का वाहिद हल जो है वो वैक्सीनेशन है। तो इसलिए पाकिस्तान में जिन कंपनीज की लगाई जा रही है, साइनोफार्म की पहले लगी, अब दूसरी एस्ट्राजेनेका लग रही है, बिल्कुल साइनोवैक्स लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल, इनके बारे में क्या है? देखें टोटल जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशंस थी जिन कंपनीज की वो 5 हैं। पहले सिनोफार्म लगाई गई जो चाइना की थी, अब देखें अब रिसेंटली जो एस्ट्राजेनेका वो भी स्टार्ट हो गई है। तो डिफरेंट एफिकेसी के हिसाब से आपको पता है कि वेरी करती हैं फ्रॉम वन टू अनदर। अगर हम ऐसा कोई नहीं कि किसी का कोई साइड इफेक्ट ज्यादा है, किसी का कम है, ऐसी भी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। देखें एफिकेसी की बात हो रही है, एफिकेसी वैसे भी अगर आप एक सिंगल दवा है वो आप पेशेंट टू पेशेंट का आसान लफ्जों में मतलब ये है कि वो कोई कम मौसर हो सकती है, कोई ज़्यादा मौसर हो सकती है, नुकसान किसी चीज़ का भी नहीं है। देखें हर एक दवाई अगर आप पढ़ेंगे ना, दवाई का अगर आप लीफलेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, उसका फ़ायदा और नुकसान देखना होता है। और जहाँ तक इसके मौसर होने की बात है, तो जितनी सारी वैक्सीनेशन हैं वो सारी मोर और लेस जो है ना वो करीब मौसर हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से कोई साइड इफ़ेक्ट आए। अगर एक ये कल से जो खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने कुछ लोगों को ये बैन कर दिया है पाकिस्तान के हवाले से कि ये फलां वैक्सीन ही बाउंड कर दिया है कि ये फलां वैक्सीन आप लगवा के आए। मेरा ख्याल है एस्ट्राजेनेका के बारे में बात एस्ट्राजेनेका के बारे में बात की है। अगर किसी ने दूसरी लगवाई है तो उसको एंट्री नहीं मिल रही है। देखें इस पे तो NCOC या फिर गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्पीक टू दी सऊदी ऑफिशियल्स के जी देखें इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली सिनोफार्म लगाई, लोगों ने वो वैक्सीनेशन करवाई, और सिनोफार्म को सऊदी अरेबिया जो है वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो कल मेरे ख्याल में कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लेटर लिखे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हमने ऑफिशियली ये जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो यू शुड एटलीस्ट एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू सऊदीया और जिन्होंने ये वैक्सीनेशन कराई है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो उनकी ट्रैवल डायरेक्टरीज हैं उनमें कि जी आप जो एस्ट्राजेनेका की या फिर जो जॉनसन की है वैक्सीनेशन, वो पाकिस्तान में तो जॉनसन है नहीं, पाकिस्तान में है ना, अभी पाकिस्तान में भी सिंगल शॉट है वो है, लेकिन ये है कि वो इतनी अवेलेबल नहीं है।
सरकारी अप्रूव्ड सतह है, पे तो सरकारी नहीं है। सतह पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम सिनोफार्म को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें देखें हुकूमत को बात करनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये लगवाई है, जिन लोगों के वीज़ाज़ हैं, जिन लोगों का सारी चीज़, उन्होंने ये भी कहा है कि जी अगर कोई सिनोफार्म लगवा के आएगा तो उसको हम क्वारंटीन में डालेंगे और हम उससे कोई करीब 700 रियाल के करीब जो है ना वो करंटीना का जो खर्चा है वो भी हम चार्ज करेंगे। तो इसमें तो ये एक टेक्निकल मसला है, सारे लोग जो हैं वो इस मुश्किल का और शिकार ये हैं। दो ममालिक के दरमियान ये दो issue है, ममालिक के इसको दरमियान वज़ारत इशू ख़ारजा है, और हुकूमत को ये बिल्कुल बात बिल्कुल। करनी चाहिए। अदरवाइज इसमें वैक्सीन का कोई इशू नहीं, वैक्सीन का कहीं भी कोई इशू नहीं है। अगेन मैं सबको इस ये बात को जरा क्लियर कर दें कि ये साइनोफार्म का ऐसा इशू नहीं कि सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं ले रहा कि बिल्कुल उसके कोई साइड कि उसके कोई साइड इफेक्ट है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी सारी वैक्सीनेशन हैं वो सारी एक्सेप्टेड हैं। मेरे ख्याल में सभी की सभी वैक्सीन जो हैं वो मौसर भी हैं और काम करती हैं और आपको कोरोना से बचाती हैं, तो आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अब वो नारकोटिक्स अद्वियात की हम बात कर लें, नारकोटिक्स ड्रग्स की। इसमें हमने केटामीन पे भी गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी और दीगर जो नारकोटिक्स अद्वियात हैं उन पे भी बात की थी। अभी हम आसम रऊफ़ साहब से मिले जो CEO हैं ड्रैब के। आसम रऊफ़ साहब का इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये बनती है, Obviously, आसम रऊफ़ साहब, बिल्कुल। क्योंकि ड्रैब के CEO हैं, ये सारे का सारा उनके ज़ेरे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो उसके वो हेड है। और मजे की बात ये डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि PPM में भी उनको कह रही है, लिख के कह रही है कि जी आप इसको एक्शन शामिल लें, करें आप इसको जो है वो कंट्रोल ड्रग्स में डालें। मसला ये है कि ये जो हम अक्सर आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं ना, हॉकी खेलने वाली बात, तो वो वाला सीन हो रहा है जी। ड्रैप वाले लोग जो हैं वो अनऑफिशियली आपको बताएंगे कि जी ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। साहब ने भी बड़ी कमिटमेंट की थी मेरे साथ, मैं बार बार उनको ये याद करवा रहा हूँ उनकी कमिटमेंट कि वो रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, एक्शन भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वो इतने कमजोर आदमी हैं इस हवाले से, अखलाकी तौर पर बात कर रहा हूँ, अखलाकी तौर पर इतने कमजोर हैं कि वो अब सामना भी नहीं कर करना चाह रहे। बल्कि मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने अख्तर साहब को मेरे हवाले कर दिया, जो अख्तर अब्बास साहब हैं जो डाटा प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अख्तर अब्बास साहब को कर दिया कि इनसे मिन्नत करके इनसे मेरी जान छुड़वा दे। अख्तर अब्बास साहब शरीफ आदमी है, वो बेचारे ये कहते रहे कि CEO साहब बड़े मसरूफ हैं, बड़े। हमने कहा जी हम 1 दिन इंतजार कर लेते हैं, 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, 4 दिन इंतजार कर लेते हैं। CEO साहब जरा सामने तो आए, हमें बताएं तो सही आसम रऊफ़ साहब कि ये जो उनके ज़ेरे साया अरबों नहीं खरबों रुपए की करप्शन हो रही है, और जिसमें ये सारे जो मुलव्वस लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें तो ब्लेम कर रहे हैं, आसम रऊफ़ साहब को नहीं पूछ रहे जिनके पास इस आमदन का बड़ा वसी हिस्सा उनके खाते में जा रहा है। ये आसम रऊफ़ साहब के ऑफिस में मैंने अख्तर अब्बास साहब से भी ये बात की थी कि हम उनसे ये कन्फर्म करने आए हैं, अगर वो शरीफ आदमी हैं, वो अपना काम जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, तो हमें मिल लें और हमें बताएं कि ये जो उन पे PPMA वाले भी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी, ये उनके बारे में कह रही हैं कि करोड़ों रुपए तो आसिम रऊफ़ साहब ले रहे हैं, आप हमें बार बार पूछ रहे हैं। तो आसिम रऊफ़ साहब जरा सामने आके बता दें कि उन्होंने कितने करोड़ लिए और किस मद में लिए। बिल्कुल आसिम साहब को आना चाहिए। देखें ये सिर्फ क्राइम एक होता है, क्राइम अगेंस्ट सेल्फ, ठीक है। आप कोई भी इस तरह काम करते हैं जिससे सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान है। अच्छा, एक आपकी बात कर, एक अख्तर अब्बास साहब ने एक बड़ी मजे की बात और भी कही। उन्होंने कहा जी आप ये रिकॉर्ड हमसे क्यों लेना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने कहा कि ये आप जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपसे लेना है, ये हमारा हक है। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी हमारा हक है, वैसे भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा हक है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जरूर कहीं को गड़बड़ हुई है, ऐसे वाले से आप रिकॉर्ड ले रहे हैं। पता है उनको भी है सारा कि गड़बड़ क्या है और कहां। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, हर बंदे को पता है कि जी इसका मिसयूज़ भी होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल होता है। ये मरीज़ों की भी ज़रूरत है, ये कंपनीज़ की भी ज़रूरत है, और हमारे डॉक्टर्स हजरात जो हैं उनकी भी ज़रूरत है, एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है। लेकिन चूँकि ड्रैप की कमज़ोर पॉलिसी है, इसमें अकेली ड्रैप इन्वॉल्व नहीं है। देखें इसमें 3 जो इन्वेंटर फार्मा वाले जो इम्तियाज साहब हैं, जिनके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 8100 किलोग्राम इन्वेंटर फार्मा के इम्तियाज साहब ने इम्पोर्ट की, और ये आसिम रऊफ़ साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो सारी अद्वियात को ही डील करते हैं सारा दिन, कि 8100 किलोग्राम केटामीन से पूरे जनूबी एशिया को आप अगर नशे की नींद सुला दें तो फिर भी वो बढ़ जाएगी। फिर भी वो देखें इसमें बात यह है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो हमारे जो रिपोर्टर थे जो इस पे काम कर रहे थे, आपको पता है कि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि टू फाइंड आउट कि जी इन्वेंटर का कोई हमें रेलेवेंट बंदा मिल जाए, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी मिल जाए, हमें नहीं मिला। नहीं, बाद में जब हमने बात करने की कोशिश की, या आपने पहली बात तो ये कि इन्वेंटर पाकिस्तान में है और ड्रैब से सारा कुछ अप्रूव होकर जाता है,
ड्रैप के ये पास और रिकॉर्ड है। यही पहली मुझे बात इम्तियाज साहब ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि कि जी खुदा के ड्रैप लिए है। मैं टीवी पे आके बात नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसे ही बात करूंगा बिल्कुल। कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने वाकई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैंने 8100 किलोग्राम तो फिर आप ड्रैप से मंगवाई है, पूछें। लेकिन मैंने ड्रैप के बगैर तो नहीं मंगवा ली। देखिए, जिसने बेशक 1 किलो मंगाई या 10,000 किलो मंगवाई, उसने ड्रैप से अप्रूवल के बाद मंगाई, उसने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, उसने फिर मंगाई। अब वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने का मैकेनिज्म क्या था, उसमें क्या क्या पैरामीटर थे, वो सारी किस चीज़ें, ज़रूरत को किस मद्देनजर ज़रूरत रखते को हुए मद्देनजर ड्रैप ने वो इजाज़त दी कि जस्टिफिकेशन आप दी, 8000 वो किलोग्राम जस्टिफिकेशन दी गई और ड्रैप ने वो मानी, तो वो इम्पोर्ट हुई। बिल्कुल एक ऐसे, चीज़ हो गई। बिल्कुल अब ड्रैप इसमें इन्वॉल्व है, ड्रैप का इसमें स्टेक होता है, इसमें ड्रैप नार्कोटिक्स। में सर, एक तो ड्रैप का पूरी आप इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं ना कि ड्रैप, बिल्कुल। लेकिन ये जो इम्तियाज साहब हैं वो डायरेक्ट सीईओ साहब का कह रहे हैं कि आसिम रऊफ साहब की परमिशन से, उनकी परमिशन से ये सारा कुछ हो रहा है। ये इम्तियाज साहब कह रहे हैं। अब इम्तियाज साहब भी टीवी पे आने को तैयार नहीं, वैसे टेलीफोन पे बात करते हैं। आसिम रऊफ साहब के दफ्तर में मैं खुद हाजिर हो चुका हूं 2 बार, उनको मिलने की कोशिश कर चुका हूं। उन्होंने वादा भी कर लिया, एक दफा मिल के वादा कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने अख्तर अब्बास साहब को के हवाले कर दिया मुझे, और मैं बार बार ये कोशिश करता रहा, हम ये कोशिश करते रहे। हमने उनको ये भी नहीं कहा कि अभी मिलें आप, अभी मिलें आप, फौरी आप मिलें, कल बिल्कुल। मिल लें, परसों मिल लें, तरसों मिल लें, बिल्कुल। जब आप चाहें मिल लें, आप टेलीफोन पे बात कर लें। अब वो टेलीफोन पे भी बात नहीं कर रहे, मिल भी नहीं रहे। इन्वेंटर फार्मा वाले कह रहे हैं कि आसिम रऊफ साहब के तवसत से हमने मंगवाई है, अगर कोई बेजाब्तगी हुई है, कोई करप्शन हुई है, कोई करोड़ों अरबों का लेन देन हुआ है, तो आसिम साहब को भी बिठा लें, हमें भी बिठा लें। देखिए, मैं इसमें अगेन यही कहूँगा कि जितने स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व हैं, सबको आना चाहिए, सबको आके इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जी कहाँ पर क्या गलती हुई है। अगर कंपनी वाले कहते हैं कि जी हाँ हमने मंगाई है और हमने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई ना कोई तो जवाज़ घड़ा होगा जिसके तहत उन्होंने ये चीज़ मंगाई है। यही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या और जवाब इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ड्रैप है। ड्रैप को इसमें देखें, बताना चाहिए कि जी कहाँ इस्तेमाल हुई और हमने इसको अप्रूव किया है। अगर कोई बंदा स्मगलिंग करता है, कोई मिसयूज करता है। आसिम साहब का इशू ये, आसिम साहब एक इदारे के हेड हैं, बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव बिल्कुल। ऑफिसर हैं। ये उनको जेब भी नहीं देता कि वो अपने नीचे वाले बेचारे छोटे मुलाजमीन को कहे कि मेरी जगह जवाब आप दो। ये देखें, ये इसको हम कहते हैं पहलू तही करना अपनी जिम्मेदारियों से। अगर आप बिल्कुल फेयर हैं, आप में कोई वो मसला नहीं है, तो यू शुड कम, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर आप कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करें जो सारा डाटा निकाल के सामने रखें। हमने कहा चले आप अख्तर अब्बास साहब को ये अथॉरिटी दे दें। वो कहते हैं मुझे जिस बंदे से आप बात करेंगे वो आपको अनऑफिशियली बताएगा, लेकिन वो कभी टीवी पे आके या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वो नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं दे सकता। एक बंदा होता है जिसने, आपको पता है, जिसने मीडिया को या सारे लोगों को बयान देना है या सारा डाटा निकालना है। इन्होंने जो सेटअप बनाया ना, वो अख्तर अब्बास साहब कह रहे हैं कि मैं बाकी इश्यूज पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इस पे नहीं बात कर सकते, इस पे मुझे अथॉरिटी नहीं दे रहे आसिम साहब। बस इसमें ना वो खुद बात कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं, ना रिकॉर्ड दे रहे हैं। उनका ये है कि जी जो भी बंदा इसे बात करने के लिए आता है वो 2-4 दिन टकरे मारेगा, हम उसको लटकाएंगे, और उसके बाद वो जो है मायूस होकर पीछे हट जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अभी तो हमने सिर्फ केटामीन की बात की है, बाकी अगर जितनी आप- फाइलें अगर आप बात करें ना, हमारे रिसर्च सेंटर में पड़ी हुई हैं, और बाकी जो ड्रग्स की बात हो रही है, ये ना हमने प्रोग्राम बंद कर देना है, ना ये जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। जो जायज कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, ना उन्होंने धंधा बंद करना है, ना आसिम रऊफ साहब ने अभी तक उनका भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कि वो अपने रवैये पर नजरसानी करें। इसलिए ये मेरा ख्याल सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, बिल्कुल। चीजें बिल्कुल डिग आउट करते देखिए, रहेंगे। इसमें आसिम रऊफ साहब को कन्विंस करने की जरूरत है, उनको आने की जरूरत है। इसमें नार्कोटिक्स का कोई बंदा होना चाहिए जो ये बताए कि जी कितनी आई, और अगर हमने डिस्ट्रॉय की है बकौल कंपनीज के कि हम डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी बड़ा एक मुबम सा तरीकाकार है। ये भी सर, ये तो अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है। लेकिन पहले ड्रैप को आना चाहिए। 100 किलोग्राम आई कैसे इस पे ड्रैप को बताना चाहिए। अगर इस बात का जवाब या इन्वेंटर के इन्वेंटर भी जो है वो भी इसका जवाब देगी, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जो एक रेगुलेटरी का इदारा है उसकी जिम्मेदारी है कि जी आई है तो कैसे आई, कहाँ यूज हुई, कितनी बची, कहाँ पे दी, क्या इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब। नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम ऐवान सच। हम आने वाले प्रोग्रामों में इस स्टोरी के हवाले से और मज़ीद स्टोरीज़ के हवाले से नए इंकशाफात आपके सामने लाते रहेंगे।